हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम मार्च महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। तो आपको पता है कि यार अवार्ड से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो यही एक वो नंबर है जो आपकी कट ऑफ को क्लियर करवा सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर सुने और बिल्कुल अंत तक देखें ताकि हर तरह का क्वेश्चन जो है वो आप तक पहुंच सके। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मार्च महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, उनका नाम बताना है जिनको बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ 2022 चुना गया है, और एलेक्सिया पुतलस को फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। लेकिन वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, याद रखना है, फीफा का मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जो मिला है वो मिला है लियोनेल मेसी को। और लियोनेल मेसी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से। और एलेक्सिया प्यूतलस ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये करती हैं स्पेन से। तो इसका मतलब आंसर यहां से क्लियर है कि क्या होगा, 3 होगा। और इनको फीफा का वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर मतलब 2022 का खिताब जो है वो दिया गया है। एक सेरेमनी की गई, फीफा फुटबॉल अवार्ड्स दिए गए, जिसकी सेरेमनी कहां पे हुई? पेरिस, फ्रांस के अंदर। और लियोनेल मेसी जो है वो दूसरी बार जो है वो फीफा के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जो खिताब है वो जीते हैं। और ये ऐसे तीसरे प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने ये अवार्ड 2 बार जीत लिया है। इससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे जिन्होंने ये खिताब 2 बार जीता हुआ है, और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की थे जिन्होंने ये खिताब 2 बार जीता हुआ। और तीसरे प्लेयर ऐसे कौन से बन गए हैं? लियोनेल मेसी बन चुके हैं। और एलेक्सिया प्यूतलस दूसरी बार लगातार इस खिताब को जीत चुकी हैं। पहले वो 2021-22 के सेशन में भी जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनको ये खिताब दिया गया था। तो याद रखना है लियोनेल मेसी और एलेक्सिया प्यूतलस। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
कौन सी कंट्री को रिसेंटली गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है जीएसएम में 2023 ग्लोबल मोबाइल अवार्ड्स के अंदर, जो कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की समिट के अंदर हुआ, जो कि कहां पे है, हुई बार्सिलोना में। सबसे पहले याद रखना, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो सेशन है वो बार्सिलोना स्पेन में किया गया। उसके अंदर एक अवार्ड दिए गए जिसका नाम था जीएसएम में 2023 ग्लोबल मोबाइल अवार्ड। तो ये खिताब कौन सी कंट्री को मिला है? हमारे प्यारे भारत को। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो इंडिया को ये गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया 2023 का, क्योंकि इंडिया ने टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं और बहुत ही अच्छे से कई तरह की प्रैक्टिसेस को रेगुलेट किया। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंडिया ने बहुत ही अच्छे से निभाई हैं। और इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड की है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के। और आपने याद रखना है GSMA का यहाँ पे मतलब है ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन, जो कि एक गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड है जो कि प्रेजेंट किया जाता है हर साल किसी एक गवर्नमेंट को, और वो उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करती है उसको उसके बेहतर काम के लिए जो उन्होंने मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए किया, साउंड रेगुलेशन के लिए किया या कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए किया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है इंडिया से जिसको 2023 का पेन नाबोकोव अवार्ड दिया गया अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर। तो इंटरनेशनल लिटरेचर में अपनी अचीवमेंट के लिए ये खिताब किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो याद रखना है आपने, विनोद कुमार शुक्ला जी एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, एक नॉवलिस्ट हैं, एक पोएट तो हैं ही हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं और बहुत ही अच्छे एसेइस्ट भी हैं। और इनका नाम जो है वो हिंदी लैंग्वेज के कवियों में लिया जाता है। इनको 2023 का नाबोकोव अवार्ड, जो कि अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर में दिया जाता है, उसके लिए दिया गया। और इनको $50,000 जो हैं वो कैश प्राइज के तौर पे भी दिया गया। और अवार्ड जो है वो 59th एक एनुअल पेन लिटरेरी अवार्ड्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पे ये अवार्ड दिया गया। लेकिन आप इसमें एक नाम और याद रख सकते हैं जिनका नाम है टीना फे। टीना फे जो हैं उनको लाइक आप कह सकते हो पेन अवार्ड दिया गया, लेकिन वो पेन अवार्ड का नाम है माइस निकोलस अवार्ड, क्योंकि जैसे ये नाबोकोव है ये अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर के लिए दिया जाता है, ऐसे ही पेन माइक निकोलस अवार्ड जो है वो परफॉर्मेंस अवार्ड के तौर पे दिया जाता है और ये टीना फे को मिला है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विनोद कुमार शुक्ला जी का नाम, क्योंकि इंडियन एक हिंदी लैंग्वेज के कवि हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली अवार्ड दिया गया 2023 मार्कोनी प्राइज जो है वो उनकी डिस्कवरीज के लिए, वाइड और वायरलेस नेटवर्किंग के लिए, मोबाइल सेंसिंग टेक्नोलॉजी के लिए और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए, मतलब टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंदर ये अवार्ड उनको दिया गया। और ये मिला है किसको? ये मिला है हरि बालाकृष्णन को। आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो मार्कोनी सोसाइटी ने ये हरि बालाकृष्णन को अवार्ड दिया है, जो कि एक इंडियन बॉर्न कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, और 2023 का मार्कोनी प्राइज उनको मिला उनकी डिस्कवरीज के लिए जो कि टेलीकम्युनिकेशन को लेके उन्होंने की हैं। और ये अवार्ड जो है उनको अभी जो फिजिकल तौर पे दिया जाएगा वो अक्टूबर 2023 में दिया जाएगा, जो कि एक सेरेमनी की जाएगी वाशिंगटन डीसी में, यूएसए के अंदर। हरि बालाकृष्णन जो कि एक प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर, MIT यूनिवर्सिटी के अंदर, मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि यूएसए में स्थित है। और मार्कोनी प्राइज एक बहुत बड़ा प्राइज है क्योंकि इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1974 में, और इसको नोबेल प्राइज भी माना जाता है कम्युनिकेशन का। याद रखना है, नोबेल प्राइज कम्युनिकेशन का किसको मिला है? हरि बालाकृष्णन को। इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल करना दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसको रिसेंटली पॉटर प्राइज मिला है बिकॉज उन्होंने कोविड-19 को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है यार कोविड-19 को बहुत ही अच्छे से कौन मैनेज करेगा? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगी। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इतना आसान आंसर हो नहीं सकता। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 को लेके या हेल्थ सेक्टर को लेके बहुत ही अच्छे से काम किया है। और प्राइज इंडिया डायलॉग के दौरान अनाउंस किया गया, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ आप कह सकते हो कॉम्पिटिटिवनेस है, उसकी तरफ से इसको अनाउंस किया गया है। और 2 प्रोग्राम थे जिसके अंदर एक थीम रखा गया इंडियन इकोनॉमी 2023,
इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस। और प्राइज स्पेशली इंडिया की एफर्ट्स को लेकर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के टाइम पीरियड पे बहुत ही अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। लगभग 2.5 बिलियन डोजेस जो हैं वो उन्होंने डिलीवर की हैं। आशा वर्कर्स के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम किया क्योंकि आशा वर्कर्स ने कोविड-19 में बहुत अच्छे से काम किया है। और साथ ही साथ इनकी कोविड-19 के दौरान जो अप्रोच रही है कि किस तरह से हमने कोविड-19 को आगे बढ़ने से रोकना है, उसके लिए ये अवार्ड स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया गया और ये है पोर्टर प्राइज। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? बैंकर ऑफ द ईयर का जो खिताब दिया गया है वो शशिधर जगदीशन को मिला है। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एचडीएफसी बैंक के, उनको ये खिताब मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यार बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। और याद रखना है ये बिजनेस स्टैंडर्ड एक मैगजीन के तौर पे अपना जो रुतबा है वो कायम कर चुकी है। इनको बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब जो दिया गया है वो शशिधर जगदीशन, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत ही काम किए हैं कंज्यूमर्स के लिए ताकि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सके। तो शशिधर जगदीशन को विनर अनाउंस किया गया है। 5 मेंबर ज्यूरी थी, उनकी तरफ से जो है वो इनको सिलेक्ट किया गया है। तो आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली सीबीआईपी अवार्ड 2022 से नवाजा गया? क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर डे था 3 मार्च 2023 को। तो इस क्वेश्चन को आप स्लाइड से याद रखें। और ये कंपनी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो कि इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, तो उनको नवाजा गया है सीबीआईपी अवार्ड 2022 और ये न्यू दिल्ली में ये अवार्ड उनको दिया गया। तो जो एनटीपीसी है उनको आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन पावर जनरेशन के अंदर बहुत ही अच्छे से उन्होंने काम किया है। स्पेशली जो उनका विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है उसके लिए उनको जो है वो ये प्राइज दिया गया क्योंकि वो लार्जेस्ट पावर स्टेशन है इंडिया का और हाईएस्ट लेवल है जनरेशन की वहां पे। और सीबीआईपी अवार्ड्स बेहतर हैं क्योंकि ये किसी इंस्टीट्यूशन को भी मिल सकते हैं, किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो पानी को मैनेज करने के लिए, पावर को बनाने के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी की डेवलपमेंट के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी बात जो है वो इनमें से सही है अगर हम बीबीसी अवार्ड्स देखें? दोस्तों याद रखना है कि ये 4th एडिशन है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन 2022 अवार्ड्स का, मतलब बीबीसी अवार्ड्स का। तो ये स्पोर्ट्स प्लेयर्स से रिलेटेड है, तो आपने याद रखना है बीबीसी अवार्ड जो है वो इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला है? साइखोम मीराबाई चन्नू को, जो कि वेट लिफ्टर हैं, उनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शामिल कर लें इसको। इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, इवन सिल्वर मेडल लेके आई थी ये टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। तो इनको बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। और मीराबाई चन्नू जो कि 28 साल ओल्ड हैं, कॉमनवेल्थ चैंपियन हैं और फर्स्ट एथलीट बनी हैं जो कि दूसरी बार जो हैं वो लगातार इस अवार्ड को जीत चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने बीबीसी का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब 2021 का भी जीता था। नेक्स्ट है बाबीना पटेल, टेबल टेनिस प्लेयर हैं, उनको बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला और ये नई कैटेगरी है जो इसी साल इंट्रोड्यूस की गई है। तो बाबीना पटेल उसकी पहली हकदार बनी है। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। प्रीतम सायवाज जो कि फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं इंडियन वुमेन हॉकी टीम की और कोच भी रह चुकी हैं, उनको बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का खिताब दिया गया। उनकी कंट्रीब्यूशन इंडियन स्पोर्ट्स को लेके और नए प्लेयर्स को और मोटिवेट करने के लिए उनको ये खिताब दिया गया। प्रीतम सायवाज जो कि कैप्टन रह चुके हैं इंडियन वुमेन हॉकी टीम के। तो ये बात भी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो आंसर यहां से क्लियर है, क्या होगा? ऑल ए बी सी, 4 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी बात जो है वो इसमें से सही है अगर 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स देखें जो कि मार्च के महीने में दिए गए? ये हैं 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये अवार्ड्स नई दिल्ली में दिए गए और 13 अलग अलग लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए अलग अलग कैटेगरी में। तो डॉक्टर एल मुरुगन हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने ये 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स दिए नई दिल्ली में। पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरा, टोटल 13 इंडिविजुअल्स को ये अवार्ड दिए गए अलग अलग कैटेगरी में, हम पहले ही बात कर चुके हैं। और इसमें 2 अलग अलग कैटेगरीज थी। एक जो कैटेगरीज थी वो प्रोफेशनल कैटेगरी थी, एक जो कैटेगरी थी वो मैच्योर कैटेगरी थी। तो जो प्रोफेशनल कैटेगरी है उसका थीम था लाइफ एंड वाटर, लाइफ एंड वाटर, तो उसकी फोटोग्राफी को लेके हुआ।
और जो एमेच्योर कैटेगरी थी वो थी कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रख सकते हो। जो शिप्रा दास हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और शशि कुमार रामचंद्रन को प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में। ये आप नाम याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शशि कुमार रामचंद्रन, इनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। तीनों ही स्टेटमेंट फिर से सही हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑल ए बी सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has recently won the Pritzker आर्किटेक्चर प्राइज? देखो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया प्रिट्सकर आर्किटेक्चर प्राइज। इसको नोबेल प्राइज जो है वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कहा जाता है और ये प्राइज इस साल जो है वो किसको मिला है? 2023 का डेविड एलन चिपरफील्ड को। तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो याद रखना है, डेविड एलन चिपरफील्ड या डेविड चिपरफील्ड, जो कि एक 69 ईयर्स ओल्ड हैं, ब्रिटिश सिविल आर्किटेक्ट हैं, अर्बन प्लानर हैं और एक बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट तो हैं ही हैं। इनको ये प्रिट्सकर प्राइज से नवाजा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इनको शामिल कर लें। और इनके मॉडर्न डिजाइन के लिए, क्लाइमेट जो चेंज हो रहे हैं उनके प्रतिकूल या उनके अनुकूल जो डिजाइन ये बना रहे हैं, उसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और सोशल रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाने के लिए ये इस तरह के डिजाइन बना रहे हैं कि हमारी सोशल कम्युनिटी जो है वो साथ में जुड़े। तो इसलिए प्रिट्सकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जो है वो इनको दिया गया। और आपने याद रखना है, ये 52 ऐसे विनर हैं जिनको प्रिट्सकर आर्किटेक्चर प्राइज से नवाजा गया है और ये इंटरनेशनल आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये पूरी जो सेरेमनी है जिसको किया जाएगा अभी इस मई के महीने में एथेंस ग्रीस के अंदर, तब जाके इनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है अगर 2022 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड देखें, जो कि मार्च के महीने में अनाउंस किया गया है? तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से सही है। लेकिन आपने याद रखना है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने ये विनर्स अनाउंस किए हैं 2022 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड और इसमें बेस्ट एयरपोर्ट्स जो हैं वो बताए गए हैं कस्टमर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो पहली स्टेटमेंट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में स्थित है उसको वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट नहीं है ये, वन ऑफ द बेस्ट है और क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है एशिया पैसिफिक रीजन का। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है एशिया पैसिफिक रीजन का। नेक्स्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2022 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड दिया गया है अंडर बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन ओवर 40 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की कैटेगरी में। तो ये बात भी जो है वो यहाँ पे सही है कि 40 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की कैटेगरी, जिसमें कैटेगरी सब कैटेगरी बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन, तो उसमें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट का अवार्ड दिया गया है। और तीसरी स्टेटमेंट है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है उसको 2022 का जो ये अवार्ड है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड, वो भी बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन एशिया पैसिफिक, लेकिन 2 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में। ये गलत है, ये भी यार 40 मिलियन पैसेंजर पर ईयर कैटेगरी के अंदर है, मतलब 2 एयरपोर्ट जो है वो इसमें चुने गए हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर आपको 2 मिलियन वाला पूछ लें तो उसमें आप एक और एयरपोर्ट का नाम जो है वो इसमें लिख सकते हैं, वो है त्रिचनापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 2 मिलियन पैसेंजर पर ईयर वाली कैटेगरी में चुना गया है। तो इसका मतलब सही स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ ए एंड बी है, तो आंसर क्या होगा? एक होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस यूनियन मिनिस्टर का नाम बताना है रिसेंटली जिसने फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया है वुमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स 2023, जिसको विंस अवार्ड 2023 के नाम से जाना जाता है। और ये स्पेशली लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के इंचार्ज हैं। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो याद रखना आपने कि ये पहला एडिशन है वुमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता का और इसको हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया और इसका मेन मकसद यही है कि जो औरतें हैं उनका सैनिटेशन में कितना बड़ा योगदान है और कैसे वो वेस्ट मैनेजमेंट में हिस्सा ले रही हैं। और इनका मेन मकसद ये भी है कि हम रिकॉग्नाइज कर सके, सेलिब्रेट कर सकें और उन औरतों को आगे लेके आ सके जो कि एग्जाम्पल बन सकती हैं सोसाइटी के लिए, ताकि उनको देख के और भी औरतें कई ऑर्गेनाइजेशंस में हिस्सा लें। क्योंकि औरतों के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशंस चलाई जा रही हैं स्पेशली इस काम के लिए, जो स्वच्छता के लिए हैं, सैनिटेशन के लिए है या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किए हैं और इंडिविजुअल औरतें भी बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं इस काम के अंदर। तो हमने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था अक्टूबर 2014 में, और फिर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन
2.0 लॉन्च किया गया, जो कि 2021 में किया गया, और उसमें सैनिटेशन के साथ साथ इसमें गार्बेज फ्री भी कर दिया गया कि हमने गार्बेज को भी बिल्कुल खत्म कर देना है। हमने उसके अंदर भी डोर डोर जाके कलेक्शन करनी है वेस्ट की, उसको सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है। मतलब आपको आजकल भी ऐड दिखाई जाती है कि जो गीला कचरा है वो अलग डालना है, सूखा कचरा अलग डालना है, तो इस तरह से हमने उसको सेग्रीगेट करना है। और 10 अलग अलग एरियाज में ये अवार्ड जो है वो स्पेशली दिए गए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री जो है वो रिसेंटली एक तो गोल्डन स्टार और एक सिल्वर स्टार, मतलब 2 अवार्ड जीतती है इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड के अंदर। 2023 के ये अवार्ड हैं और इसमें आता है हमारा प्यारा भारत, जो कि 2 अवार्ड जीतता है, जिसमें गोल्डन स्टार है और एक सिल्वर स्टार अवार्ड है, जो कि टीवी या फिर सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल और कंट्री इंटरनेशनल जो कैटेगरी है उसमें जीता है। मतलब जो टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल है उसमें गोल्ड स्टार जीते हैं, और जो कंट्री इंटरनेशनल कैटेगरी है उसके अंदर जो है वो हम जीते हैं सिल्वर स्टार। और ये 23rd इंटरनेशनल टूरिज्म फिल्म एंड मल्टीमीडिया कंपटीशन अवार्ड है, जिसको गोल्डन सिटी गेट अवार्ड बोला जाता है। और ये कहाँ पे होस्ट किए गए? बर्लिन में इसको होस्ट किया गया। 7 से 9 मार्च के अंदर ये बर्लिन जर्मनी के अंदर ये अवार्ड जो है वो दिए गए। इसके अंदर टोटल 10,000 से ज्यादा जो हैं उन एग्जीबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। 180 अलग अलग कंट्री से ये इन्वॉल्व करते हैं। और इसमें जो अवार्ड रिसीव किए वो अरविंद सिंह जी ने किए थे। अरविंद सिंह जी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो इस क्वेश्चन को आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी बात सही है? अगर हम 95th अकेडमी अवार्ड्स देखें 2023 के, या ऑस्कर्स देख लो आप 2023 के, जो कि डॉल्बी थिएटर और एट ओविएशन हॉलीवुड में हुए लॉस एंजल्स में यूएसए के अंदर। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 95th नंबर 95th ऑस्कर अवार्ड्स हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें कि एक अमेरिकन फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये फिल्म जो है वो बहुत सी कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई है और मोस्ट नॉमिनेटेड फिल्म बन गई है 2023 की। ये 10 बार नॉमिनेशन हुई है, ये गलत है, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, ये 11 बार नॉमिनेट हुई है। इस चीज को आपने याद रखना है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, 11 अलग अलग कैटेगरीज में इसको नॉमिनेट किया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारी मूवी RRR राइज रोर रिवोल्ट, जो कि फर्स्ट इंडियन मूवी बन चुकी है जो कि ऑस्कर जीती है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इस मूवी ने ऑस्कर जीता है। मतलब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में आज तक इंडिया ने कोई भी ऑस्कर नहीं जीता, ये पहली मूवी है। और इस गाने को जो गाया गया है वो किसके द्वारा गाया गया है? काला बैरावा की तरफ से, और साथ में इनका साथ दिया था राहुल सिप्लीगंज ने। राहुल सिप्लीगंज, तो काला और राहुल के नाम से याद रख सकते हैं। और एक मूवी है एलिफेंट विस्परर्स। एलिफेंट विस्परर्स जो है वो फर्स्ट इंडियन मूवी बन चुकी है जिसको ऑस्कर मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंदर। और इस मूवी को प्रोड्यूस किसने किया है? गुनीत मोंगा ने, गुनीत मोंगा। और इसको प्रोड्यूस किसने किया है? गुनीत मोंगा ने। लेकिन डायरेक्ट किसने किया है? कार्तिकी कार्तिकी गोंजाल्विस। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, याद रखना है। तो बी और सी स्टेटमेंट तो यार बिल्कुल सही है। तो करेक्ट पूछा था तो आंसर क्या होगा? ओनली बी एंड सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ज्ञान चतुर्वेदी जी को रिसेंटली व्यास सम्मान 2022 दिया गया, जो कि 32 व्यास सम्मान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लें। व्यास सम्मान बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी किताब के लिए उनको यह व्यास सम्मान अवार्ड दिया गया? ये दिया गया पागलखाना के लिए। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो पागलखाना जो एक हिंदी नॉवल है जो कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने लिखा है, जो कि एक बहुत ही फेमस हिंदी राइटर हैं, उनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। 2015 में उनको 32nd व्यास सम्मान से नवाजा गया है। और इस बुक को स्पेशली पब्लिश किया है राजकमल पब्लिकेशंस ने, और 2018 में इस बुक को पब्लिश किया गया था। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पद्मश्री से 2015 में लिटरेचर एंड एजुकेशन से सम्मानित किया गया था, और मध्य प्रदेश से ये संबंधित रखते हैं। और आपने याद रखना है पागलखाना का मतलब है मेंटल अजाइलम। इसको व्यास सम्मान 2022 से नवाजा गया है। और इनको और भी कई खिताब मिल चुके हैं, जैसे कि शरद जोशी सम्मान मिल चुका है 2004-05 में, और ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से दिया गया। इनको दिल्ली अकेडमी अवार्ड दिया गया। इनको इंदु शर्मा कथा सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। इनकी कई बुक्स हैं, जैसे एक बुक का नाम है अलग, एक का नाम है प्रत्यांशा, एक बुक का नाम है मरीचिका। तो बहुत ही फेमस बुक्स हैं, तो ये अपने नाम याद रखने हैं।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली जिसने अनाउंस किया है यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2023 की एक लिस्ट जो है वो इन्होंने जारी की है, जिसमें 6 इंडियन शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2023 की लिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जारी की गई, जिसमें 6 इंडियन शामिल हैं और इसकी अलग अलग कैटेगरीज में इनको शामिल किया गया है। जैसे कि इसमें आदित्य ठाकरे शामिल हैं। आदित्य ठाकरे आपको पता है शिवसेना के लीडर हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे जो अभी डिवीजन हो गई है शिवसेना की, उसका हिस्सा है। और एक नाम याद रख सकते हो, मधुकेश्वर देसाई। शायद आपको नहीं पता होगा, मधुकेश्वर देसाई बहुत बड़ा नाम है। ये नेशनल लेवल के वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के। तो बहुत बड़ा नाम है मधुकेश्वर देसाई का। तो इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब ये दोनों तो पब्लिक फिगर्स कैटेगरी में आ गए, लेकिन बाकी 4 लोग और कौन कौन है, क्योंकि टोटल 6 हैं। तो आपने याद रखना, एक का नाम है आकृत वैश्य। आकृत वैश्य, आकृत वैश्य जो है वो को फाउंडर एंड सीईओ हैं जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज के, और इनको बिजनेस कैटेगरी में जो है वो शामिल किया गया है। ऐसे ही एक सुदर्शन वेन्नू है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है टीवीएस मोटर के, वो भी बिजनेस कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। एक है विपिन बी जोसेफ, विपिन बी जोसेफ, और ये जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ हैं बायोजिन कंपनी के, इनको भी बिजनेस कैटेगरी में लिया गया है। और एक नाम है तन्वी रतन का, तन्वी रतन का। तन्वी रतन जो है वो फाउंडर एंड सीईओ हैं पॉलिसी 4.0 रिसर्च फाउंडेशन का, और ये अकेडमी और थिंक टैंक वाली जो कैटेगरी है उसमें लिए गए हैं। तो याद रखना, ये टोटल 6 पर्सनैलिटीज हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आदित्य ठाकरे और मधुकेश्वर देसाई का नाम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है, जो कि 10th सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स रिसेंटली दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ द ईयर का खिताब जो कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं उसमें से चुना जाता है। ये हैं शक्तिकांत दास जी, हमारे इंडिया के आरबीआई के गवर्नर हैं। याद रखना, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के अंदर 2023 में। ये सेंट्रल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल भी है। और ये 10th है, ये नंबर आपने याद रखना है, बैंकिंग स्टूडेंट इसको याद रखेंगे। तो कौन सा सेंट्रल बैंक जो है वो बेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, वो है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। नेशनल बैंक जो यूक्रेन का है उसको सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया, क्योंकि यार इतनी बड़ी वॉर चल रही है, उसमें भी आप इकोनॉमी को संभाले बैठे हो, तो इसलिए इनको सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। और आपने ये भी याद रखना है, इनकी एफर्ट्स इतनी अच्छी रही हैं शक्तिकांत दास की, कि इनको सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक का खिताब भी दिया गया। एशिया पैसिफिक 2020, तो उसका खिताब भी दिया गया। लंदन बेस्ड मैगजीन है द बैंकर, उनकी तरफ से दिया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी इंडियन सिटी है, मतलब कौन सा इंडिया का शहर है जो कि मोंटेविडियो उरुग्वे, मैक्सिको सिटी मैक्सिको के अंदर, वैंकूवर कनाडा के अंदर, और एथेंस ग्रीस के अंदर, इन सबके साथ मिलके जो है वो इंडिया के एक शहर को खिताब दिया गया है 2023 का पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड। और ये शहर हमारा कौन सा है? बेंगलुरु कर्नाटका। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो आपने स्पेशली याद रखना है कि इसके अंदर कितने शहर हैं, टोटल 5 शहर हैं। ये 5 शहर में सबसे पहले आता है मोंटेविडियो, जो कि कहाँ पे है? उरुग्वे के अंदर। फिर आता है हमारे पास मैक्सिको सिटी हो गया, फिर आ गया वैंकूवर कनाडा, और फिर आ गया एथेंस ग्रीस, और एक हमारा हो गया बेंगलुरु कर्नाटका। तो ये पांचों शहरों को ये प्राइज दिया गया है, जिसका नाम क्या है? 2023 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड। मतलब बहुत ही अच्छे शहर हैं, हेल्दी शहर हैं। और ये एक सबमिट हुई थी, हेल्दी सिटी सबमिट, जो कि कहाँ पे हुई है? लंदन यूनाइटेड किंगडम में। वहां पे ये प्राइज जो है वो इनको दिए गए। लेकिन बेंगलुरु को ही क्यों मिला और शहरों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि बेंगलुरु ने तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा काम जो है वो किए, जिसमें उन्होंने स्मोकिंग को पब्लिक प्लेसेस पे बहुत ज्यादा कम किया है, और साथ ही साथ लोगों को समझाया है, और कई लोगों ने तंबाकू को छोड़ा है वहां पे, जिसके कारण बेंगलुरु कर्नाटका को इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। और 5 जो शहर हैं उनको $1,50,000 प्रति शहर को $1,50,000 जो है वो दिए जाएंगे, ताकि और भी वो इस तरह के एफर्ट्स जो हैं वो कर सके, जिस जिस काम के लिए उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और इसको स्पेशली ब्लूमबर्ग्स फिलैंथ्रोपिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से इसको आगे बढ़ाया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक है रिसेंटली जिसको इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया और इंडिया का
ऐसा पहला विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग एप्लीकेशन उन्होंने बनाया था जिसके लिए उनको यह सम्मान दिया गया और ये 13th एजिस ग्राम बेल अवार्ड के तौर पे जो है वहां पे इनको ये नवाजा गया। और ये बैंक हमारे पास है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि शायद पता होगा आपको कि इंडिया का पहला विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग एप्लीकेशन जिसमें आप बोल के, आप अपनी लैंग्वेज में जो है वो बोल के कोई भी चीज बैंक की जो सर्विस है वो आप ले सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का नाम है हेलो उज्जीवन। हेलो उज्जीवन एप्लीकेशन जो कि इंडिया की फर्स्ट विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग एप्लीकेशन है। और इनको मिला है इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी अवार्ड और ये मिला है 13th एजिस ग्रामवेल अवार्ड्स के अंदर। और आपने याद रखना है ये जो अवार्ड है ग्रामवेल अवार्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, इसको नीति आयोग की तरफ से सपोर्ट किया जाता है और स्किल इंडिया की तरफ से सपोर्ट किया जाता है। और हेलो उज्जीवन एप्लीकेशन जो है वो माइक्रो बैंकिंग के लिए स्पेशली काम आती है, क्योंकि जितनी भी छोटी छोटी सर्विसेज हैं खास करके रूरल एरिया में हो गया, जब वो लोग जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, इतना ज्यादा जो है वो नहीं देख सकते, तो उनके लिए स्पेशली ये एप्लीकेशन बहुत ही काम आने वाली है, खास करके जो गाँव के अंदर लोग रहते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है वो हेलो उज्जीवन की तरफ से जो है वो क्रिएट की गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उज्जीवन की तरफ से जो कि इस हेलो एप्लीकेशन को देखेगी। और इसको को क्रिएट किया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम जिसका नाम है नवन डॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये 8 लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती, कन्नड़, उड़िया और असमीज। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो सही हैं अगर म्यूजिक अकेडमी अवार्ड्स 2023 देखें जो मार्च 2023 में दिए गए हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी बात जो है वो इसमें से सही है और कौन सी जो है वो गलत है, हमने सही देखनी है। तो बॉम्बे जयश्री एक वोकलिस्ट हैं, उनको सिलेक्ट किया गया संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए। और वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी हैं जिनको डांस, जो कि एक बहुत ही फेमस डांसर हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है नृत्य कलानिधि अवार्ड के लिए। तो नाम से पता लग रहा है नृत्य कलानिधि अवार्ड के लिए कोई नृत्यक होगा और वो हैं लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। और अगर वोकलिस्ट की बात करें उनको संगीत कलानिधि अवार्ड मिला है और ये बॉम्बे जयश्री को मिला है। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे जो है वो सही प्रतीत हो रही है। सेकंड स्टेटमेंट है नित्या श्री महादेवन जो कि एक वोकलिस्ट हैं और के एस कालिदास जो कि मृदंगम मतलब एक ढोलकी वादक है, तो उनको सिलेक्ट किया गया है संगीता कला आचार्य अवार्ड के लिए। देखो यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि एक कार्नेटिक सिंगर हैं, ये नहीं है नित्या श्री महादेवन नहीं है, तो एक कार्नेटिक सिंगर हैं जिनका नाम है पालकू लांगाकारा अंबिका देवी। पालकू लांगाकारा अंबिका देवी जो कि केरला से हैं और मृदंगम विद्वान जो कि आप कह सकते हो ढोल की वादक हैं के एस कालिदास, और उनको चुना गया है 2023 के लिए संगीत कला आचार्य अवार्ड के लिए। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे पूरी तरह से सही नहीं है, तो गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है थिरुनागेश्वरम टी आर सुब्रमण्यम जो कि आप कह सकते हो थाविल एक ढोलकी की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है। और एक है हमारे पास सरगुन अनंत का ओदुवर। ओदुवर बेसिकली वो होते हैं जो तमिल में लाइक मंत्र वगैरह उच्चार कर सकते हैं, उनको ओदुवर कह देते हैं। तो उनको टीटी के अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। तो इस बार इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ लें, एक बार नाम थोड़े से डिफिकल्ट जरूर है लेकिन आपको जल्दी याद हो जाएंगे क्योंकि यूनिक नाम है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी हमसे, तो ए एंड सी जो है वो करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा 4 होगा, ओनली ए एंड सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एज पर दी क्रोल्स रिपोर्ट, क्रोल की एक रिपोर्ट है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम। तो ये मार्च में रिलीज की गई है और इंडिया का मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी कौन है जिसकी ब्रांड वैल्यू जो है वो लगभग 182 मिलियन डॉलर है और उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली लगातार पिछले 5 साल से जो है वो नंबर 1 स्पॉट पे थे, लेकिन अब जो है वो दूसरे स्पॉट पे आ गए हैं क्योंकि उनकी टोटल ब्रांड वैल्यू जो है वो कम हो गई है, 176.9 मिलियन डॉलर जो है वो हो चुकी है और सबसे ऊपर आ चुके हैं रणवीर सिंह। तो यहाँ पे क्लियर है कि रणवीर सिंह जो है वो टॉप वैल्यूड ब्रांड बन चुके हैं और फर्स्ट पोजीशन है उनकी, लगभग 182 मिलियन डॉलर जो है उनकी ब्रांड वैल्यू है। दूसरे नंबर पे विराट कोहली हैं, तीसरे पे अक्षय कुमार हैं, चौथे पे आलिया भट्ट हैं और 5वें पे दीपिका पादुकोण हैं। याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, चाहे स्लाइड से भी याद कर लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट सही है अगर हम 12th एडिशन देखें M3M ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 जो कि ह्यूरॉन इंडिया और M3M इंडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है पब्लिश की गई है।
तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी बात जो है वो इसमें से सही है, कौन सी गलत है, सही हमने ढूंढनी है। गौतम अदानी जो है वो 11 स्थान नीचे आके 20th स्थान पे आ चुके हैं ग्लोबल बिलियनियर्स की लिस्ट पे, और दूसरे स्थान पे हैं एशिया के रिचेस्ट पर्सन के तौर पे। यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत है, 11 स्थान वो जरूर नीचे आए हैं, लेकिन अब वो 20th पोजीशन पे नहीं है, 23rd रैंक पे आ चुके हैं ग्लोबल बिलियनियर्स की लिस्ट में, और पूरे एशिया के अंदर वो 3rd आ चुके हैं एशिया रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। तो याद रखना है, तीसरे नंबर के एशिया के रिचेस्ट पर्सन आ चुके हैं। बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर माने तो गौतम अदानी को 35% उनकी वेल्थ में डिक्लाइन हुआ है पिछले साल की तुलना में, और वो हर हफ्ते 3000 करोड़ रुपए जो है वो उनका, जो आप कह सकते हो कि नुकसान है, वो होता जा रहा है। हर हफ्ते पिछले साल 3000 करोड़ रुपए नुकसान हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। मुकेश अंबानी ग्लोबली 9th नंबर पे हैं, मतलब गौतम अदानी 23rd नंबर पे पहुंच गए हैं और मुकेश अंबानी 9th नंबर पे हैं। अभी भी आप कह सकते हो कि सबसे ऊपर हैं इंडिया से, और उन्होंने गौतम अदानी को पीछे छोड़ दिया, और एशिया में भी उन्होंने जो है वो गौतम अदानी को पीछे छोड़ दिया, और रिचेस्ट मैन बन चुके हैं पूरे एशिया के अंदर। $82 मिलियन जो हैं वो उनकी टोटल नेटवर्थ जो है वो आंकी गई है। ये बात बिल्कुल सही है, आप याद रख सकते हो, पूरे ग्लोब में उनका स्थान जो है 9th सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में है। नेक्स्ट है बर्नार्ड अर्नॉल्ट, नाम याद रखोगे, बर्नार्ड अर्नॉल्ट फ्रांस से हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लुई विटॉन के, और जो कि और भी कई फैशन ब्रांड जैसे कि सेफोरा हो गया, वो भी, उसके भी आप कह सकते हो ऑनर हैं एक तरह के। तो रिचेस्ट पर्सन है, उनकी ब्रांड वैल्यू जो आंकी गई है मतलब $202 बिलियन आंकी गई है। दूसरे स्थान पे बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं, तीसरे स्थान पे एलन मस्क हैं। एलन मस्क आपको पता है टेस्ला के फाउंडर हैं, ट्विटर उनके पास है, तो $157 बिलियन नेटवर्थ जो है वो उनकी आंकी गई है। तो इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, सही ढूंढनी थी, तो आंसर यहाँ पे क्लियर है, ओनली बी एंड सी होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी रिसेंटली रिसीव करती है नेशनल लेवल सेफ्टी अवार्ड? नेशनल लेवल सेफ्टी अवार्ड जिसका नाम है इस्पात सुरक्षा पुरस्कार। इस्पात सुरक्षा पुरस्कार, इसको आप स्लाइड से याद कर लें, और ये है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 4 प्राइजेस जीत चुकी है। ये ब्लास्ट फर्नेस कैटेगरी के अंदर जीत चुकी है, रॉ मटेरियल जोन के अंदर जीत चुकी है, 2020-21 के लिए भी इन्होंने प्राइज जीता है, और 21-22 के लिए भी उन्होंने ये प्राइज जीता है। तो सिर्फ क्वेश्चन को आप याद रख लें, और आपने ये भी याद रखना है कि विशाखापट्टनम बेस्ड राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, एक कॉर्पोरेट एंटिटी है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की, और एक नवरत्न कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की, जिन्होंने नेशनल लेवल सेफ्टी अवार्ड जीता है, इस्पात सुरक्षा पुरस्कार। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? अगर 12th एडिशन देखें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स की, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, तो इसमें हमने सही स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली देखनी है, और ये सेरेमनी जो है वो स्पेशली ग्रैंड हयात में की गई, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। जो एक बार पढ़ लेते हैं। ईशा अंबानी जो कि चेयरपर्सन है रिलायंस रिटेल की, उनको नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के अंदर। तो आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। ईशा अंबानी जो कि चेयरपर्सन है रिलायंस रिटेल की, और मुकेश अंबानी जी की बेटी हैं, तो उनको नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है। ये 12th एडिशन है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स का। तो पहली स्टेटमेंट तो यार सही है। अनिल मनीबाई नायक जो कि ग्रुप चेयरमैन है लार्सन एंड ट्यूब्रो के, और साथ में अबे सोई जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। मतलब आपने याद रखना है, जो अबे सोई हैं उनको तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, और अनिल मनीबाई नायक को इनको दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर गुनीत मोंगा, तो मेरे ख्याल से हम पहले भी बात कर चुके हैं 2023 की, जो एलिफेंट विस्परर्स हैं, एलिफेंट विस्परर, वो प्रोड्यूस किसने की हैं? गुनीत मोंगा ने, जिनको आप कह सकते हो ऑस्कर प्राइज मिला है। और ये जो है वो आप कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट कैटेगरी के अंदर मिला है, डॉक्यूमेंट्री के अंदर मिला है। और डॉक्टर राजीव जे शाह जो कि प्रेसिडेंट है रॉकफेलर फाउंडेशन के, उनको आइकन ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है, और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शामिल कर लें। सारी स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑल एबीसी होगा। एक नाम और याद कर लें, सीके वेंकटरमन, सीके वेंकटरमन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाइटन कंपनी के, उनको सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मार्च 2023 में कौन सी आर्मर्ड रेजिमेंट है जिसको इंडियन आर्मी की तरफ से प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स का खिताब नहीं दिया गया जनरल मनोज पांडे जी की तरफ से, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्लाइड से याद रख सकते हैं कि 49th रेजिमेंट को मिला है, 2 ऐड कर दें, 51 रेजिमेंट को मिला है, 2 ऐड कर दें, 53 को मिला है, 1 ऐड कर दें, 54 को मिला है। तो इसमें 48 को नहीं दिया गया, ये गलत है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 54 आर्मर्ड रेजिमेंट को ये मिला है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली टॉप कॉम्बैट यूनिट्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, स्पेशली इसलिए दिया जाता है इन मिलिट्री यूनिट्स को क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत ही बड़े लेवल पे जो वो सेवा की है और बहुत ही अच्छे से इन्होंने काम किया है। इसको स्लाइड से याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट ढूंढनी है 2023 की M3M ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट की। हम पहले भी M3M ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट की बात कर चुके हैं, अब दोबारा से एक क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहे हैं इसका। तो ये जो लिस्ट है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सी है। इंडिया का रैंक तीसरा है। अगर हम नंबर ऑफ सेल्फ मेड बिलियनियर्स देखें, टोटल 105 हैं इस लिस्ट के अंदर। यार ये बात तो सही है कि इंडिया की पोजीशन तीसरी है, सेल्फ मेड बिलियनियर्स इंडिया के अंदर 105 हैं और 105 जो सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं उनकी टोटल नेटवर्थ जो है वो लगभग 381 बिलियन डॉलर है। यूएसए इस लिस्ट में टॉप करता है, नंबर ऑफ बिलियनियर्स जो यूएसए के हैं वो 496 हैं। ये बात सही है कि यूएसए के 496 सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं, लेकिन यूएसए टॉप नहीं करता यार इस लिस्ट में। यूएसए का स्थान जो है वो सेकंड है, लेकिन इस लिस्ट में फिर टॉप कौन करता है? चाइना इस लिस्ट में टॉप करता है। टोटल 891 जो हैं वो उनके सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं। दूसरा स्थान जो है वो इसमें किसका? यूएसए का। तीसरा स्थान जो है वो इंडिया का है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है। फिर इसमें एक लिस्ट जारी की गई जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा शहर जो कि बिलियनियर्स पैदा करते हैं, जहां से बिलियनियर्स आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा शहर जो है वो इंडिया के नहीं है। इंडिया छठे स्थान पे है, उसमें छठे स्थान पे है। उसमें सबसे ज्यादा शहर जो हैं वो इंडिया के नहीं है, इंडिया छठे स्थान पे है। इंडिया का एक तो मुंबई जो है वो पहले स्थान पे है जो कि 66 बिलियनियर वहां से ताल्लुकात रखते हैं। दूसरा स्थान नई दिल्ली का है, नई दिल्ली से 39 बिलियनियर्स जो हैं वो ताल्लुकात रखते हैं। बेंगलोर जो है वो तीसरा स्थान है, 21 बिलियनियर ताल्लुकात रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो बी है सिर्फ, तो आंसर क्या होगा? ओनली बी होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है रिसेंटली जिसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है और 3 अलग अलग कैटेगरीज में उनको शामिल किया गया है? एक स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रखें। ये है महा मेट्रो, जिसको महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नागपुर महाराष्ट्र के अंदर उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था 2022 में। 2 एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2022 में शामिल किया गया। अब उसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में शामिल किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है? पहली है लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ मेट्रो रेल कॉरिडोर, जो कि सबसे छोटे टाइम में बनाया गया है, मतलब सबसे लंबा कॉरिडोर और सबसे कम समय में इसका निर्माण कर दिया गया। दूसरा, ये फर्स्ट सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम है जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अंदर लगाया गया ताकि मेट्रो इससे चलाई जा सके, सोलर से बिजली जो पैदा होगी उससे चलाई जा सके। तीसरा, हैवीएस्ट सिंगल स्पैन डबल डेकर स्टील ब्रिज जो है वो बनाया गया अर्बन एरियाज के अंदर। तो 3 कैटेगरीज के अंदर इनको ये रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मार्च 2023 में ऑडिट ऑनलाइन फैसिलिटेटिंग ऑडिट इन गवर्नमेंट एप्लीकेशन को वर्ल्ड समिट ऑन द इंटरनेशनल सोसाइटी प्राइजेस से सम्मानित किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री ने इस ऑडिट ऑनलाइन फैसिलिटेटिंग ऑडिट इन द गवर्नमेंट एप्लीकेशन का निर्माण किया? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के साथ मिलकर, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो ऑडिट ऑनलाइन फैसिलिटेटिंग ऑडिट इन गवर्नमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की तरफ से इसका निर्माण किया गया नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की मदद से, उनको जो है एक सम्मान दिया गया, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज दिया गया। उसके 12वें एडिशन के अंदर इनको सम्मान दिया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था अप्रैल 2020 के अंदर, ताकि जो भी ग्रांट सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, चाहे वो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो स्पेशली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में ऑडिट की जा सके, उनके बारे में जांचा जा सके कि वो सही पे खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मार्च 2023 में जो 14th दलाई लामा है, उन्होंने 8 साल के एक यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्न मंगोलियन लड़के को एक टाइटल दिया है, और वो टाइटल क्या है? खालखा जेत्सन दाम्फा रिम्फोशे, 3rd हाईएस्ट लीडर तिब्बतियन बुद्धिज्म के अंदर इनको माना जाता है।
और माना जाता है कि ये अवतार हैं खालखा जैक्सन के, और ये ऐसे 10th खालखा जैक्सन बने हैं जिनको ये नवाजा गया है, ये टाइटल दिया गया है। तो ये 8 साल का यार एक बच्चा है जो कि अमेरिका बेस्ड मंगोलियन बॉय है। आप कह सकते हो इनको 10th, आप आंसर नोट कर ले, सेकंड होगा। और ये 3rd मोस्ट हाईएस्ट लीडर के तौर पे जाने जाते हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म के अंदर, और इनको धर्मशाला के अंदर ये सम्मान जो है वो दिया गया। और ये माना जाता है कि खालखा जैसन दाम्फा रिम्पोचे जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर थे, उनका ये अवतार है। तो ये ऐसे 10th पर्सन बने हैं जिनको ये जो है इनकारनेशन कह सकते हो या पुनर्जन्म आप कह सकते हो कि इनका हुआ है। और 9th, इससे पहले जो खालखा जैसन दाम्फा रिम्पोचे थे एक तिब्बतियन, वो डेथ हो गई थी उनकी 2012 में मंगोलिया के अंदर, और उन्होंने अपनी कम्युनिटी जनांग ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया था तिब्बतियन बुद्धिज्म के अंदर, और स्पिरिचुअल बुद्धिज्म के हेड थे वो मंगोलिया के अंदर। तो याद रख सकते हो, सिर्फ एक स्टैटिक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिनको एबल प्राइज से सम्मानित किया गया मैथमेटिक्स के अंदर। नोबेल प्राइज या मैथमेटिक्स का माना जाता है एबल प्राइज 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है लुइस एंजल कैफ्रेली। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। और इनको ये खिताब दिया गया एबल प्राइज 2023, और इनका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बहुत बड़े योगदान के लिए इनको ये खिताब जो है वो दिया गया है। और इन्होंने स्पेशली दिखाया कि किस तरह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, और किस तरह से पानी जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ जो है वो कम होता जा रहा है, पानी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीजें इन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू प्रेडिक्ट की हैं, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो नॉर्वे की मदद से इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया। और लुइस एंजल जो कि 26th एबल प्राइज ल्यूरेट हैं, लेकिन फर्स्ट ऐसे लैटिन अमेरिकन पर्सन हैं जिनको ये मैथमेटिक्स में एबल प्राइज 2023 जो है वो दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा शहर है जिसको 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया दूसरे साल लगातार? इंडिया का ऐसा कौन सा शहर है 2022 की ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में शामिल किया गया है? आपने याद रखना है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आर्बोर डे फाउंडेशन, और एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की। इन्होंने मुंबई महाराष्ट्र को जो है वो ये सम्मान दिया है कि यार ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आपको शामिल किया जा रहा है। उनका कंट्रीब्यूशन, कमिटमेंट, किस तरह से वो अर्बन फॉरेस्ट को बचा के रख रहे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मुंबई को पिछले साल भी लिया गया था, लेकिन मुंबई को हैदराबाद के साथ लिया गया था, लेकिन इस बार केवल मुंबई को लिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली चमेली देवी जैन अवार्ड मिला है? और चमेली देवी जैन अवार्ड जो है वो मीडिया पर्सन को मिलता है। आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2022 के लिए दिया गया, और ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली के अंदर दिया गया। और ये खिताब मिला है किसको? धान्या राजेंद्रन को। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो धान्या राजेंद्रन को फाउंडर एंड एडिटर हैं एक न्यूज वेबसाइट की जिसका नाम है द न्यूज मिनट। इनको मिला है चमेली देवी जैन अवार्ड, आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2022 का। और ये अवार्ड जो है वो बेसिकली वुमेन राइट्स को आगे बढ़ाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को किसी तरह से अडेप्ट या उसको ठीक करने के लिए, चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए, या जो प्रिजनर्स हैं उनकी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए ये अवार्ड जो है बेसिकली दिया जाता है। क्योंकि चमेली देवी जैन अवार्ड जो है वो 1982 में स्टार्ट किया गया था, और ये एक मीडिया फाउंडेशन की तरफ से स्टार्ट किया गया था। और चमेली देवी खुद एक फ्रीडम फाइटर थी, एक कम्युनिटी रिफॉर्मर थी, जिन्होंने कईयों की लाइफ में जो है वो सुधार किया है, और फ्रीडम मूवमेंट के अंदर उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।